स्वागत है। मैं हूं सुमित, योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, साथ ही साथ कई सारे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े टॉपिक्स के ऊपर भी, इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स के ऊपर भी, और हर उस चीज़ पर जो कि आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिटर्न देने में आपकी मदद कर सकता है। तो हम भी, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, हमारे आज के जानकारों से या अलग अलग जानकारों से हमारे साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, तो ये माध्यम आपकी स्क्रीन पर है जिसके जरिए आप हिस्सा बन सकते हैं। आप फेसबुक और एक्स के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग होगा जिसका इस्तेमाल करेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर भी, और प्रबलीन मैम से हम बातचीत करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर भी। प्रबलीन मैम, ये सिचुएशन जो अभी अराइज हो रही है, ये ऐसी सिचुएशन है जबकि भारतीय बाजार करीब करीब 30% से 40% के रिटर्न दे चुके हैं बीते एक साल में। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 50% 60% का रिटर्न दे चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स 70% तक का रिटर्न दे चुका है। और सेक्टोरल तो बात ही अलग है, डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, इनकी तो मतलब पूछे ही मत। तो इस तरह के रिटर्न के साथ आमतौर पे सवाल आता है कि अब इनमें क्या करें। इस तरह की तेज़ी के बाद वैल्यूएशन जहां 3 के मल्टीपल के शेयर पहुंच चुके हैं 30 के मल्टीपल पर, और इंडेक्स भी थोड़ा महंगा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में अक्सर ये सवाल हमसे लोग पूछते हैं कि कहाँ पे बेचें, क्या करें, जबकि इलेक्शन सामने खड़ा है। कोई भी एक बुरी खबर या कोई भी एक बुरा दौर बाजार को शायद बड़ा रिएक्शन देने पे तैयार कर सकता है। सो एंट्री तो समझ में आ गई, सबने ले लिया, एग्जिट कहाँ करें? तो इसलिए हमने आपको बुलवा लिया। अब आप ही बताइए, एग्जिट कहाँ करें? प्रबलीन मैम, सुन पा रहे हो आप? ओहो, लगता है प्रबलीन मैम से बातचीत हमारी नहीं हो पा रही, उनसे भी संपर्क टूट गया है। खैर, लेकिन अगर कुछ आंकड़ों के हिसाब से ही बात की जाए तो आंकड़ों के लिहाज से सबसे पहले निफ्टी, जो कि करीब करीब बीते एक सालों में 30% से 35% के आसपास गेंस दे चुका है, लेकिन ज़्यादा लार्जली मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर जिस तरह की एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी आई है, उसी के साथ साथ मिड कैप एंड स्मॉल कैप के फंड्स के अंदर भी जो एसआईपी का निवेश है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज़ हमने ज़्यादा तलाशी थी। प्रबलीन मैम, आप क्वेश्चन सुन के कहाँ चले गए थे? आप जवाब नहीं दिया आपने कि एग्जिट कैसे करें? सॉरी सॉरी सुमित जी, मेरी स्क्रीन एग्जिट हो गई। थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल था आई थिंक। जी मैम। बिल्कुल, आई थिंक हम लोग अक्सर बात करते हैं सुमित जी कि निवेश कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, एंड डेफिनेटली एग्जिट स्ट्रेटजी आई थिंक थोड़ा सा अंडर डिस्कस्ड टॉपिक होता है ज्यादातर। और ऐसे मार्केट्स में एक फील होता है काफी निवेशकों को कि क्या हम प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो हम ब्रॉडली 4 कंडीशंस लेके चलते हैं जहाँ पे आई थिंक एग्जिट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से करना चाहिए। उससे आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आपका क्या रोड मैप है, कि आपको कब अपने सही समय है आपके निवेश से निकलने का। पहला है सुमित जी, जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के पास हैं, जैसे आपने बताया मार्केट्स ने इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में, तो काफी पैसा बन चुका है निवेशकों का। और उन निवेशकों के लिए जिनके कोई भी फाइनेंशियल गोल्स आज से 1 साल बाद है, 1.5 साल बाद है, डेफिनेटली वहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू करनी चाहिए। और धीरे धीरे आपको अपना पोर्टफोलियो इक्विटी से निकाल के डेट में रखना चाहिए। मान लीजिए आज आपका बच्चा 11वीं या 12वीं में आ चुका है और कॉलेज की फी के लिए आपको पैसा चाहिए होगा, तो डेफिनेटली इस टाइप के गोल्स के लिए जो आगे बहुत ज्यादा पोस्टपोन नहीं हो सकते हैं, आपको वो जो एक स्विच है इक्विटी से फिक्स्ड इनकम की तरफ, उसको शुरू करना चाहिए। तो ये एक पहली सिचुएशन है जहां से आप अपनी धीरे धीरे निवेश से एग्जिट करें। सेकंड सुमित जी, हम अक्सर बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड होना चाहिए। और इसका हम एक परसेंटेज डिसाइड करते हैं आपके रिस्क एपेटाइट पे। मान लीजिए कि कोई थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और वो चाहते थे सिर्फ 20% इक्विटी हो, बाकी 80% उनके पास फिक्स्ड इनकम हो। पर जैसे मार्केट्स भागी हैं, आज की करंट वैल्यूएशन के हिसाब से अगर वो 20-25 तक चला गया है एंड ही इज कंफर्टेबल और शी इज कंफर्टेबल कि उतना जोखिम वो उठा सकते हैं, फिर तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। पर मान लीजिए वही 20% अब जाके 30% पे बैठ गया है और वो उनके शायद कंफर्ट लेवल के बियॉन्ड हो,
तो वहां आप थोड़ा सा एग्जिट करके वापस फिक्स्ड इनकम में मूव हो सकते हैं। ये हमारी सेकंड सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन कुछ आज के दौर की है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि मेरा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, मेरा पैसा बन गया है एंड मार्केट्स इतनी यूफोरिक हैं, तो मैं थोड़ा पैसा निकाल लूँ मार्केट से। तो डेफिनेटली वो भी एक वैलिड रीज़न हो सकता है निवेश से निकलने का। और यहाँ पे आपको लालच से दूर रहना है। ऐसा हो सकता है आपने 40% रिटर्न्स बनाए हों, अब आप सोचें कि और 5% बन जाएँ या 7% बन जाए, मैं इलेक्शन डे की वेट करूँ। उस चक्कर में आप मत पड़िए। अगर आपको लगता है कि आपके जो आपकी प्लानिंग थी उस हिसाब से आपने रिटर्न बनाया है, तो डेफिनिटली आप एग्ज़िट कर सकते हैं। ये हम एक्सट्रीम यूफोरिक मार्केट्स की बात कर रहे हैं सुमित जी। और जो फोर्थ है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में हम कहते हैं कि अगर फंड्स का कोई बेसिक डायनामिक्स चेंज हुए हैं, जैसे हमने पिछले साल मार्च में देखा टैक्सेशन में चेंजेस हुए थे, जब निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि भाई डेट फंड्स में अब हमारा इंडेक्सेशन अप्लाई नहीं करेगा। तो बहुत सारी हाइब्रिड की कैटेगरीज थी, जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड, उन पे इम्पैक्ट आया। तो आप एग्जिट कॉल का डिसीजन इस टाइप के कुछ पॉलिसी चेंजेस के बेसिस पे, कोई रेगुलेटरी चेंजेस हैं, उनके मुताबिक भी ले सकते हैं, सो दैट आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपकी रिस्क एपेटाइट और आपकी जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हैं, उन दोनों को बैलेंस करते हुए ही आगे चले। प्रवीण मैम, एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर लोगों की धारणाएं होती है रादर, कि निवेशक चाहे किसी तरह का हो, चाहे म्यूचुअल फंड का हो, चाहे शेयरों का हो, ये धारणा सब में रहती है कि आज मैं इसको ऊपर बेच देता हूँ और फिर बाजार नीचे आएगा तो मैं नीचे ले लूँगा। तो ये म्यूचुअल फंड में भी अब तो अप्लाई होने लग गया है। लोगों को लगता है कि 40% गेन, 50% गेन मिड कैप स्मॉल कैप में आ गया है। 1-1.5%, 2% का एग्जिट लोड अगर लग भी गया तो ठीक है, फिर भी बहुत बड़ा गेन आ जाएगा। और कहीं बाजार यहाँ से 10% नीचे आता है किसी करेक्शन या किसी वजह से, क्योंकि ओवर हीटेड है, तो मैं दोबारा एंटर कर जाऊँगा। तो आपके सामने तो ये रोज़मर्रा में आती होंगी चीज़ें, आप कैसे इन्हें डील करते हो, क्या कहते हो उस समय? ये डिफिकल्ट होता है सुमित जी, बिकॉज ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है और अक्सर निवेशक कहते हैं हमारा प्रॉफिट निकाल दीजिए, हमारा असल आप इन्वेस्टेड रहने दीजिए। तो मैं इसका आपको एक उदाहरण दूंगी। जमीन है अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ जमीन है और उसने बहुत अच्छे, आज के टाइम पे हमें एप्रिसिएशन हुई है, रिटर्न्स दिख रहे हैं, तो क्या आप वो जमीन के ऊपर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि आप थोड़ा टुकड़ा बेचें और आप फिर से कहीं पे नई या तो जमीन लीजिए? तो यानी कि उसके लिए आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए सुमित जी, कि अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे वो जमीन मिल रही है जो आपको लगता है सस्ती है, जिसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है और वो कल को आपको अच्छे रिटर्न्स देगी। यानी कि किसी भी एग्जिट डिसीजन के पीछे आपकी जो री इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो उतनी ही पक्की होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने उसी जमीन के टुकड़े को आप किसी तरीके का सोच रहे हैं कि वहां पे जब कुछ गिरावट आएगी हम तब लेंगे, अगर जमीन अच्छी है तो जरूरी तो नहीं है कि वहां पे आप गिरावट देखें ही। तो इसीलिए छोटे हिकअप्स को आप अवॉइड करिए, जिसको बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट करने की मेरे ख्याल से कोशिश अपने निवेश में नहीं करनी चाहिए। 10 साल 15 साल के जब आपके टाइम है आपके पास इन्वेस्टमेंट का, तब मेरे ख्याल से इस तरीके के अगर आप डिसीजंस लगातार लेने की कोशिश करेंगे कि हम एग्जिट कर लें और फिर हम सस्ता हो तो वापस डालें, तो मेरे ख्याल से आपकी एनर्जी ज्यादा जाएगी और शायद फाइनल आउटकम में कुछ में भी आधे 1% का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा अधिक नहीं। हमने देखा है कि पेशेंस जिस तरीके से मार्केट्स में रिवॉर्ड करता है, ऑब्वियसली आपकी जो सॉलिड होनी चाहिए बेसिक पोर्टफोलियो, पर जिस तरीके से पेशेंस रिवॉर्ड करता है वो कोई और चीज नहीं करती। तो प्रवीण मैम, जो मैं समझ पाया हूँ वो ये कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हैं 15 से 20 साल के लिए, और आपकी 15 से 20 साल की जर्नी में आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके गोल्स जैसे जैसे आते जाएं, आप अपने गोल्स के हिसाब से पैसा निकालते रहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका गोल आधे पैसे से ही पूरा हो रहा है, तो आप अपना गोल पूरा कर लीजिए और बाकी पैसा निवेशित रहने दीजिए। वो आने वाले समय में शायद अगले गोल के लिए आपको तैयार कर देगा। कुछ ऐसा समझूं मैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुमित जी, हमारी जो पूरी ये जर्नी है, हम शुरुआत ही इस सफ़र की इसलिए करते हैं बिकॉज़ हमारे पास सबके सामने फाइनेंशियल गोल्स खड़े हैं। स्पेशली इक्विटी इन्वेस्टिंग में हम इसलिए करते हैं ताकि हम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स पा सकें, हमारा रियल रिटर्न पॉजिटिव हो, बच्चों की एजुकेशन हो गई, रिटायरमेंट हो गई। और जैसे-जैसे हमारे गोल्स हमारे सामने आते हैं, जितना पैसा अगर आप उससे ज़्यादा अधिक जमा कर पाए हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये तो, कि आपका कुछ पैसा बच जाएगा। पर अगर नहीं, पर गोल्स के करीब आते, जैसे आप मान लीजिए सुमित जी, हमें पता है कि हमें 500 मीटर बाद पेट्रोल भरवाना है रास्ते में रुक के,
तो हम धीरे होना शुरू हो जाएँगे, हम देखेंगे कि पेट्रोल पंप अब कितनी दूर है, हमारी स्पीड गाड़ी की कम हो जाएगी। वैसे ही आपको हल्का-हल्का करके अपने इक्विटी से फिक्स्ड इनकम की तरफ डेफिनिटली मूव करना है, जैसे-जैसे आपके गोल्स पास आ रहे हो। आप लास्ट डे तक वेट ना करिए, बिकॉज़ अगर कोई कोविड जैसा इवेंट हो गया, तब आपकी इन्वेस्टमेंट्स में वो बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उस टाइम पे ला सकता है। तो एक जर्नी है और उस जर्नी का हिस्सा रहिए, जर्नी को एंजॉय करिए, बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए और जहाँ-जहाँ आपको बीच-बीच में लगे कि अब आपको पैसे की ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ पर अपने गोल्स के हिसाब से आप पैसे निकालते रहिए। एग्ज़िट का सबसे अच्छा तरीका यही है। टाइम कभी मत करिए एग्ज़िट अपनी इन्वेस्टमेंट को या मार्केट को, क्योंकि टाइमिंग बदल सकती है कभी भी। जैसे कि अभी एक इम्पॉर्टेंट बात बोली प्रॉब्लम मैम ने कि हो सकता है आपके निवेश में बाज़ार की गिरावट में उतना असर ना आए क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इस लिहाज से भी आपको अपने निवेश की जो प्रक्रिया है उसको जारी रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं हम अपने दर्शकों से। पहले दर्शक पश्चिम बंगाल से हमारे साथ मौजूद हैं, पार्था सारथी साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। दास साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? बिल्कुल बढ़िया। दास साहब आप बताइए, वहाँ के तूफान के बाद क्या सिचुएशन है? आप ठीक हैं? आपके सब जी सर, अभी तो सर नॉर्मल है सर। यहाँ पे 2 दिन काफी तूफान बारिश हुआ सर, अभी सब नॉर्मलाइज हो गए हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा अपना। और सवाल क्या है आपका? सर मेरा सवाल ये था कि मैं अभी 35,000 एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 1 ईयर ओके एंड मेरा टारगेट है 12 साल में 2 करोड़ रुपया और एडिशनल मैं फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स आई वांट टू ऐड मोर एडिशनल 15,000 पर मंथ। तो जी सर। ओके तो मैंने पोर्टफोलियो अपना भेजा हुआ था सर मेल में, तो मेरे को ये जानना था कि मैं इसी में 15,000 ऐड करूं या मैं एडिशनल कोई निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या कोई इंडेक्स फंड चूज करूं। ओके तो दास साहब एक सेंटेंस में बीच में कहीं कहीं पढ़ के गया हूँ अभी आपके सवाल में कि आपने लिखा है कि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के तौर पर निवेश करना चाहते हैं, राइट? जी सर, जी सर, जी ओके सर। ओके तो प्रबलीन मैम 38 साल इनकी एज है, सही एज है और ये काफ़ी मतलब निवेश भी कर रहे हैं, अच्छा निवेश है इनका, एसआईपी भी चल रही है। ये एडिशनली अपनी जून से एसआईपी और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के पक्ष से हो तो आपको वही ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये शेयर बाज़ार में भी डायरेक्टली निवेश करने की इच्छा रखते हैं क्योंकि एग्रेसिव इन्वेस्टर है। सो आप क्या सलाह दोगे, क्या करें? जी पार्था जी ने मेरे ख्याल से थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी डाल रखा है, जो इन्होंने बोला है कि इनके पास थोड़ा-सा लमसम है। इनकी जो 4 फंड्स हैं सॉरी 5 फंड्स हैं सुमित जी, इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप के हैं, 2 मिड कैप के हैं और 1 स्मॉल कैप का है। तो इनका जो एलोकेशन है इस टाइम पे मिड कैप और स्मॉल कैप में वो कंपैरेटिवली कम है। जो इनके दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स है उसमें ज़्यादा जा रहा है। तो मेरी सलाह ये होगी जबकि इनने एक कैटेगरी में से यहाँ 2 फंड्स उठाए हैं, हम ज़्यादातर बोलते हैं कि आप एक कैटेगरी में एक ही उठाइए, तो इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप, 2 मिड कैप हो रहे हैं। पर क्योंकि इन सब स्कीम्स का आपस में ओवरलैप कम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस पोर्टफोलियो को कंटिन्यू किया जा सकता है। क्योंकि क्वांट का जो अप्रोच है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप में अप्रोच है, बहुत ही डिफरेंट है। सेम मिड कैप में जो दोनों फंड्स हैं, वो काफ़ी अलग अप्रोच से मैनेज किए जाते हैं। तो ये 5 फंड्स को कंटिन्यू कर लें पाठा जी और इसी में मेरे ख्याल से अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो 15,000 का चाहिए। क्योंकि ये एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मेरे ख्याल से इस बार जो एलोकेशन वो बढ़ाएँ, वो फ्लेक्सी कैप की जगह अपने मिड और स्मॉल कैप्स में बढ़ा लें। तो 5-5 से डेफिनिटली बढ़ा लें वो, तो ये 10-10-10 तीनों में हो जाएगा। तो ओवरऑल इनकी 50,000 की एसआईपी 5 फंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अपना ये टारगेट है जो 2 करोड़ का, जो वो पूरा कर पाएँगे अपनी 50,000 की एसआईपी और जो इनका करंट लमसम है, उसके साथ सारी चीज़ों को मिला के। एंड अगर पार्था जी ऐड करना चाहते हैं कोई इंडेक्स फंड, तो क्योंकि इनके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, तो मेरे ख्याल से इस स्टेज पे अवॉइड हो सकता है। पर अगर इनकी इच्छा है, तो ये एक लार्ज मिड 250 इंडेक्स अपने लिए ऐड कर सकते हैं। अलग से मिड और अलग से लार्ज कैप में इंडेक्स जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो उससे मेरे ख्याल से इनका पोर्टफोलियो होलिस्टिक और भी बन जाएगा। तो दास साहब आपके लिए राय रखी गई है। नए एडिशन कहाँ पे आपको करने हैं, एग्रेशन अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कहाँ कर सकते हैं, और क्योंकि आप आउटराइटली निफ्टी का भी हिस्सा या फिर स्टॉक्स में भी जाना चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम मैम ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं रहेंगी, लेकिन हाँ अगर आप चुनाव करना चाह रहे हैं तो वो भी एक विकल्प हो सकता है। बट फंड वाइज आपको इतना सक्षम कर दिया गया है कि आप उसके बिना भी एटलीस्ट अपने गोल को अचीव कर पाएँ, तो वो आपके लिए एक राय यहाँ पर रख दी गई है। अब वाराणसी चलते हैं। आदित्य कुमार सिंह साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार।
जी सर, नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या हालचाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि हमने 7 SIP अपना स्टार्ट किया हुआ है ओके। और अभी मेरी एज 48 है और मेरा 19,000 रुपए की मंथली SIP चल रही है सर। ओके। तो एक तो मेरा जो SIP है वो क्या वो सारे SIP ठीक हैं या हमें इसमें रिवीजन करना है? ठीक है। और दूसरा, अगर मुझे 1 करोड़ रुपए 60 साल की उम्र में चाहिए होगा तो मुझे कितना इसमें अभी एडिशन करना पड़ेगा सर? ओके। आप ये निवेशित कब से हैं सिंह साहब? सर मैं वैसे तो 6 साल से हूँ सर अभी। ओके, तो ये 6 साल से आपकी SIP चल रही है? जी हाँ, 6 साल। चलिए, तो प्रॉब्लम मैम करीब करीब 14.5 लाख रुपए इकट्ठे कर चुके हैं बीते 6 साल में। ये 19,000 रुपए की SIP चल रही है। 1 करोड़ का लक्ष्य साधा हुआ है जो कि 12 साल में चाह रहे हैं। वैसे तो ये फिर भी पॉसिबिलिटी है इसको इजीली अचीव होने की, लेकिन अगर थोड़ा बहुत स्टेप अप करना पड़े तो क्या पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हो? जी, आदित्य जी का जो पोर्टफोलियो है और जो SIP जा रहे हैं उसमें समझिए 19,000 की करंट SIP और जो इनका 14.5 लाख का लमसम है उसके साथ ही अपना टारगेट अचीव कर लेंगे 1 करोड़ का 12 साल में। और हमने यहाँ पे 12% का ही रिटर्न लेके चले हैं। और अगर थोड़ा सा स्टेप अप कर ले, अगर हर साल मान लीजिए 10% का स्टेप अप कर सकते हैं अपने निवेश में, अपनी SIPs में, तो करीबन 1.5 करोड़ ये जमा कर लेंगे इसी टाइम पीरियड में। तो डेफिनेटली मैं सलाह दूंगी कि जब पॉसिबल हो तब थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीमेंट जरूर करें अपने इन्वेस्टमेंट में। थोड़ा सा यहाँ पे एक इन्फ्लेशन पे मैं रोशनी डालना चाहूंगी। आदित्य जी को ये जरूर समझना चाहिए कि 12 साल बाद जो उनका 1 करोड़ 1.25 करोड़ इनके पास निकल के आएगा, मान लीजिए 1 करोड़ का अगर हम फिगर लेके चल रहे हैं, उसका जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू है टेक्निकली वो आज के करीबन 50 लाख के बराबर होगा। बिकॉज 12 साल में हम 6% पे देखते हैं कि महंगाई दुगनी हो जाती है। तो जो भी गोल आदित्य जी ने बनाया है, आई होप उसमें उनने इन्फ्लेशन को जोड़ा है। इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें काफी सारी जो कैटेगरीज है उसमें 2 और 3 फंड्स इन्होंने जोड़े हैं। स्मॉल कैप में 2 है जिनमें से एक बिल्कुल अभी हाल ही का NFO आया था, उसमें इन्हें इन्वेस्टमेंट किया है। उसका हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मुझे लगता है जब आपने कोई नया फंड जोड़ना है, आपके पास एग्जिस्टिंग स्मॉल कैप में था, तब ऐसे में आप उसको एक पैसिव के साथ कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। एक एक्टिव एक पैसिव, आई थिंक बेटर कॉम्बिनेशन होता है। मल्टी कैप में 2 फंड्स हैं, आई थिंक आप ICICI को कंटिन्यू कर लीजिए। SBI का भी अच्छा फंड है, बट हम बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन विद इन द कैटेगरी भी नहीं चाहते हैं। आपका जो SBI का है मेरे ख्याल से आप उसको एलोकेट कर दीजिए SBI के मिड कैप 150 की तरफ, क्योंकि आपके कुछ भी मिड कैप में नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप मिड कैप का एलोकेशन जरूर लें। अगेन इनके पास सुमित जी फ्लेक्सी कैप में 3 फंड्स हैं, जिसमें से जो एक NJ का है वो तो अगेन बहुत नया है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, और फंड हाउस भी कंपैरेटिवली नया है एज कम्पेयर टू द अदर फंड हाउसेस। तो मेरी सलाह ये होगी कि फ्लेक्सी कैप में आप नेपॉन को कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपका कोटक का भी फंड, क्योंकि आप 6 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छी रकम है, तो आप उसको भी कंटिन्यू कर लीजिए। पर एक को आप डेफिनेटली एग्जिट करिए और वहां पे आप एक लार्ज कैप में इक्वल निफ्टी का इंडेक्स फंड जोड़ लीजिए। तो बेसिकली थोड़ा सा रीशफलिंग और एक मिड कैप और एक लार्ज कैप फंड आपको इंडेक्स का मेरे ख्याल से अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। तो थोड़ी बहुत रीशफलिंग और एक मिड कैप लार्ज कैप फंड आप अपने इंडेक्स में शामिल करिए, ये एक राय आदित्य जी आपको दी गई है। बाकी इजीली अचीवेबल है सिचुएशन आपकी। थोड़ा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट तो SIP आप स्टेप अप करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, और जितना ज़्यादा सेव हो जाए उतना अच्छा। और बाकी आपको बदलाव जो बताए गए हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया। प्रॉब्लम मैम बनी रहेंगे हमारे साथ आगे भी, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे कुछ और सवालों को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस तरफ बातचीत कर रहे हैं प्रॉब्लम मैम से, हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं और उनसे हमने चर्चा की आज एग्जिट कब करना चाहिए आपको किसी फंड के अंदर, और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी। अब हम बातचीत करेंगे प्रवीण मिश्रा जी से, जो कि हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? मेरा एज है 53 इयर्स। ओके। और मेरा कुछ शेयर्स भी हैं और म्यूचुअल फंड्स में मैं कुछ इन्वेस्ट करती हूँ। ओके। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे टारगेट है करीब 7 इयर्स में 2 करोड़ का। ओके। अभी तो आप कितने काफी के मेरे SIP पास कर रहे हैं शेयर्स। जी, आप कितने SIP के कर रही SIP हूँ कर मैं। रहे हैं मैम? SIP करीब 50 के करीब की है, अभी मैंने रिसेंटली ही स्टार्ट करी है। 50,000 के आसपास की?
जी जी। ओके, और आपके पास एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो इकट्ठा हुआ है वो कितना है अभी इसका म्यूचुअल फंड का? SIP म्यूचुअल फंड का करीब 5 लाख। 5 लाख का। तो अभी हम आपके शेयरों को किनारे रख देते हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। और प्रवीण मैम, आप इसको बढ़ा सकती हैं प्रवीण मैम, आगे चल के अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत हाँ हाँ बढ़ा सकते हैं। ओके, तो प्रवीण मैम 50,000 रुपए के आसपास की SIP चल रही है। मैं शेयरों को अभी साइड में रखता हूँ। तो 7 से लेके 8 साल में ये 2 करोड़ का एक कॉर्पस चाह रही हैं। तो समय तो कम है, लेकिन जो SIP का अमाउंट है वो ठीक है, उसको थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो चेक करिए क्या सही है। दूसरा, क्या इनका गोल अचीवेबल है, सिर्फ म्यूचुअल फंड से ही, इक्विटी को साइड छोड़ देता हूँ तो। सुमित जी, पहले तो एक कोई लेडी कॉलर है, मुझे इतनी खुशी हो रही है बिकॉज बहुत कम बात करने को मिलती है विमेन इन्वेस्टर्स से। इनका जो लक्ष्य है 7 से 8 साल का, उसमें अगर हम एक कॉम्बिनेशन अप्रोच लेके चले तो शायद इनका गोल पूरा हो सकता है। अगर हम एक्सक्लूसिवली SIPs की बात करें सुमित जी, तो इनको 1,20,000 की SIP करने की जरूरत है अगर 8 साल में इनको हम 12% का XIR लेके चले। अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट करके चलेंगे तो भी जो आस्क है इनको ऑलमोस्ट दुगना करने की जरूरत है अपनी निवेश जो मंथली इन्वेस्टमेंट है। अगर इनके पास 5 लाख इकट्ठा हो चुका है, वो भी थोड़ा सा इस टाइम पे कम है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अगर ये सिर्फ लमसम अगर हम मान के चले तो इनको करीबन 80 लाख के करीब का लमसम चाहिए उस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर हम कॉम्बिनेशन अप्रोच लगाएं तो भी सुमित जी निवेश को अगर हम थोड़ा कम करें, मान लीजिए 70-80 पे लाके ये रख सकती हैं, तो भी इनके पास करीबन 20 से 30 लाख का इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि दोनों चीजों को साथ में रख के ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो अगर प्रवीण जी थोड़ा सा अपना होराइजन बढ़ा पाएंगी तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है। अगर ये और 2 से 3 साल अपने निवेश में जोड़ पाएंगी तो ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर इंक्रीज हो सकता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो इस टाइम पे जो टाइम होराइजन हमें दिया गया है सुमित जी, वहां पे थोड़ा मैं चाहूंगी कि लार्ज कैप टिल्टेड रहे। इनके पास लार्ज कैप कैटेगरी डेफिनेटली होनी चाहिए, मिड कैप हमारे पास ग्रोथ के लिए होना चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड डेफिनेटली रखे अपने फंड में, स्मॉल कैप में एलोकेशन दे सकती है पर थोड़ा कम। और क्योंकि जो इनका टाइम होराइजन है वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, तो स्मॉल कैप का एलोकेशन अगर आप रखते भी हैं तो 5 to 10% से मैं बोलूंगी, उससे ज्यादा ना लेके जाएं। जो ज्यादा अमाउंट होना चाहिए इनका अराउंड 50% पोर्टफोलियो टुवर्ड्स लार्ज कैप, रिमेनिंग मिड कैप, और थोड़ा अमाउंट इनका स्मॉल कैप में रह सकता है। तो आपको राय दी गई है प्रवीण जी, आप अपने पोर्टफोलियो में उसके हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। जो सजेशन आपको दिए गए हैं प्रवीण मैम की तरफ से, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्रवीण मैम, जो नए निवेशक हैं उनके लिए टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, करंट मार्केट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कहाँ लगाए, और मीडियम टर्म के होराइजन के लिए मुझे लगता है एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अच्छी कैटेगरी है। अगर आपका 4 से 5 साल का होराइजन है, SBI का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। उसके बाद मुझे लगता है इंडिया में जो कंजम्पशन है, जो हमारी ग्रोथ स्टोरी है, वो बहुत स्ट्रांग है कंज्यूमरिज्म की। और जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, मुझे लगता है जो हमारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो और बढ़ेगी, क्योंकि दाल रोटी के बियॉन्ड आज लोग अपने एस्पिरेशंस पे खर्चना चाहते हैं। उसके लिए मेरी चॉइस है मिराय का ग्रेट कंज्यूमर फंड। एंड इसके अलावा एक पैसिव फंड है जो लार्ज और मिड कैप में हमें एक्सपोजर देता है 250 इंडेक्स में। एंड इसके साथ एक कॉम्बिनेशन में निपॉन का मल्टी कैप फंड जो हमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों का एलोकेशन देगा एट ऑल टाइम्स 25%। और इसके अलावा जो 25% बचेगा वो फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे इन्वेस्ट होगा। तो अपनी रिस्क एपेटाइट और अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ ही कोई भी निवेशक इन कोई फंड्स में से पिक करे। ये 4 टॉप 4 फंड्स हैं जिनके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं, या फिर अपने निवेश की शुरुआत इन टॉप 4 फंड के साथ कर सकते हैं अगर आप निवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाज़ारों पर बातचीत करने के लिए, सभी सवालों के जवाब देने के लिए और आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर भी अपना व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल योर मनी को अब यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।